डोंट हैव एनी अदर ब्रांच, हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। जय हिंद बच्चों, आज आप लोगों की करंट अफेयर की 40 सीरीज़ है। इससे पहले 39 सीरीज हो चुकी होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि सीरीज में जो आपका वीकली करंट अफेयर्स होता है, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनसे जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर हम लोग क्वेश्चन लेके आते हैं। हमारी टीम की तरफ से आते रहते हैं। हर सैटरडे जो है आपको मंडे को ये वीडियो अपलोड हो जाता है आप लोगों के लिए। और आपने देखा होगा कि इससे एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन भी आते हैं, PYQs वगैरह आप देखें करंट अफेयर्स में, तो आपको काफ़ी मदद मिलता है। तो उसी क्रम में बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं जो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं पॉइंट पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ज़्यादा इधर उधर की बातों पर डिस्कस ना करके पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिससे आपको भी एग्ज़ाम में इसकी मदद मिले। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है, विच स्टेट रिपील्ड द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ फ्रीडम रिलीजन एक्ट 2022, जिसको नोन एज एंटी कन्वर्जेंस लॉ, जिसको क्या कहा जाता था, धर्मांतरण विरोधी कानून। तो ये कह रहे हैं कि इसको अभी किसी राज्य ने इस अधिनियम को निरस्त कर दिया। तो आपने पढ़ा होगा, आप लोग जानते होंगे, पॉलिटी आपने पढ़ा होगा, पॉलिटी में पढ़ा होगा आर्टिकल 25 से 28 तक, है ना। आर्टिकल 25 से 28 तक, जिसको हिंदी में हम अनुच्छेद कहते हैं, 25 से 28 तक। तो आपने पढ़ा होगा कि इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का राइट टू रिलीजन फ्रीडम, राइट टू रिलीजन फ्रीडम इसमें दिया गया, धार्मिक स्वतंत्रता का राइट दिया गया है। तो इसमें ये कहीं नहीं कहा गया है, अगर आप पढ़ेंगे 25 आर्टिकल 25, तो उसमें ये बोला गया है कि आप अपनी स्वेच्छा से, मतलब आप अपनी स्वेच्छा से, अपने मन से किसी धर्म को अपना सकते हैं, मतलब किसी के दबाव में नहीं, लालच में नहीं। ये ध्यान रखना कि किसी आप एक्सटर्नल प्रेशर के दबाव में ऐसा कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो आर्टिकल 25 का वायलेशन है। तो कुछ इस तरह की शिकायतें इस कानून से मिल रही थी, तो इसको रिपील्ड किया गया, रद्द कर दिया गया। तो अभी हाल ही में इस कानून को जो रद्द किया गया है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा रद्द किया गया है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि किस स्टेट ने किया, तो आंसर इज कर्नाटक। ठीक है बच्चों, बाकी इसमें और देखो, एक आपका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब जो है वो कहां से कहां तक आर्टिकल में है, 25 से 28 है। हाँ, अगर ये कहा जाए कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी प्रैक्टिस को आप फॉलो कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को आप अपने अंतर आत्मा से मान सकते हैं, अपना सकते हैं, तो वो बात आर्टिकल 25 कहता है। ये भी ध्यान रखना है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, आर्टिकल 25 में हिंदू वर्ड का मतलब जो लिया जाता है वो जैन से भी लिया जाता है, और सिख से भी लिया जाता है, और बौद्ध से भी लिया जाता है। मतलब जैन, सिख, बौद्ध, इनसे भी ये मतलब लिया जाता है। तो ये भी एक आपको इसके रिलेटेड जानकारी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2022-23। देखिए लिखा, विच स्टेट रिगार्डेड द हाईएस्ट विंड कैपेसिटी, जिसको आप हिंदी में कहते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, है ना। आपको पता होगा विंड एनर्जी, आपको पता है कि इंडिया जो है कोस्टल स्टेट्स है, इंडिया पेनिसुलर रीजन है, कोस्टल एरिया से लगा हुआ है। तो कोस्टल एरिया पे आपको पता होगा प्रेशर, हाई प्रेशर रहता है। तो ये कोस्टल एरिया वाले स्टेट्स में विंड एनर्जी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसके अलावा इधर गुजरात है, राजस्थान डेजर्ट रीजन्स है। डेजर्ट रीजन्स में भी आपने पढ़ा होगा हवाएं तेज चलती हैं, हवाएं वो चलती हैं, काफ़ी स्पीड होती है, तो उनका यूज करके हम जो है विंड एनर्जी बना सकते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन है किस राज्य ने इस ईयर में, मतलब 2022 से 23 के बीच में, तो राजस्थान ने ज़्यादा। देखिए राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो फ्यूचर में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो राजस्थान में सोलर एनर्जी का भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। उसका एक रीज़न है कि जो राजस्थान है उसमें आप ये मान के चलिए कि साल के 365 दिन जो होते हैं, 365 डेज, उनमें लगभग 300 डेज या उससे प्लस आपको सनलाइट बराबर रूप से मिल जाती है। और देखो उन देशों में सोलर एनर्जी का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है बच्चों। हो सकता है विभव हो, पोटेंसी हो, कैपेसिटीज हो, जिन देशों के पास सोलर लाइट पर्याप्त मात्रा में मिल रही हो, तो उस मामले में राजस्थान एक लीडिंग स्टेट्स है। तो यहाँ भी देखिए लीडिंग स्टेट्स है, ये आपको ध्यान रखना है।
और अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम प्रोडक्शन विंड एनर्जी के मामले में नंबर 1 पे कौन है, तो इस समय जो अभी लेटेस्ट डाटा पड़ा होगा उसके अनुसार अभी तमिलनाडु है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं हाईएस्ट विंड कैपेसिटी, मतलब ज़्यादा इंक्रीमेंट किया, मतलब ज़्यादा ग्रोथ किया, डेवलप किया, मतलब उसने विंड एनर्जी के क्षेत्र में अच्छा काम किया जिससे विंड एनर्जी का पोटेंसी वहाँ पे बढ़ा। तो आंसर आपका राजस्थान हो गया। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ग्रीन एप्पल पुरस्कार। देखो ये तो पहली बात एक इंटरनेशनल अवार्ड है, एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, और ये भारत में पाने वाला पहला राज्य है कोई। तो देखिए ये जो पुरस्कार दिया जाता है एक्चुअली ग्रीन बिल्डिंग्स, जो ग्रीन बिल्डिंग्स होती हैं उनको प्रमोट किया जाए। जैसे ये पुरस्कार जो दिया जाता है मेनली बिल्डिंग स्ट्रक्चर के टाइप में दिया जाता है। बिल्डिंग स्ट्रक्चर आपने किस तरह से बनाई है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर आपका इको फ्रेंडली है कि नहीं है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर आज की नीड के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो ये पुरस्कार पाने वाला देश का पहला राज्य तेलंगाना बना है। तेलंगाना में इस तरह से 5 बिल्डिंग्स हैं, उनकी संख्या 5 है, जिसको एक इंटरनेशनल मानक पर देखा गया तो उसका जो इंटरनेशनल मानक पर रेशियो आया बड़ा स्टैंडर्ड आया, उस इंटरनेशनल मानक को पूरा कर रहा था, इसीलिए तेलंगाना को ये पुरस्कार मिला। बाकी आपको तेलंगाना के बारे में पता होगा कि 29th स्टेट्स ऑफ इंडिया है। तेलंगाना का फाउंडेशन डे जो है 22 जून 2014 है, ये आपको पता होगा। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना है, और ये भी ध्यान रखना आंध्र प्रदेश की कितनी तेलंगाना की कितनी बिल्डिंग्स को मिला है, 5, मतलब 5 बिल्डिंग। उसमें एक वहाँ का सचिवालय भवन है, वहाँ का जो पुलिस सर्किट भवन है वो भी इसमें शामिल है, वहाँ पे एक टेम्पल है यादाद्री टेम्पल, वो भी इसमें शामिल है। तो इतना आपसे तो पूछेंगे नहीं, आपसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि मतलब ये जो पुरस्कार मिला है इन ग्रीन एप्पल अवार्ड वो भारत के पहले किस राज्य को मिला। या तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये पुरस्कार जो दिया जाता है उस किसके रिगार्डिंग दिया जाता है, तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। अगर आपकी बिल्डिंग्स जो है बहुत अच्छी है, बनी है, तो उस तरह से। और ये मूवमेंट चलाया गया था, ये ग्रीन एप्पल एक मूवमेंट भी चलाया गया था। इसका मतलब ही था, इसका मतलब ही उद्देश्य था कि फ्यूचर में जो भी कंस्ट्रक्शन काम हो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, और वो हमारे जो रिसोर्स है उस पर निगेटिव इम्पैक्ट ना डालें, और हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करें और फ्यूचर की ज़रूरतों को भी पूरा करें। तो इसीलिए तो आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर एक वर्ड आया है नेचर रीस्टोरेशन लॉ, नेचर रीस्टोरेशन लॉ, हिंदी में इसको प्रकृति बहाली भी कहते हैं बेटा, प्रकृति बहाली। यहां लिखा भी है प्रकृति पुनर्स्थापन कानून। ये आज के समय की बड़ी जरूरत हो गई है। देखिए आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो तेजी से डिग्रेडेड होता जा रहा है, तेजी से उसमें ऐसी अनडिजायरेबल एलिमेंट्स आ रहे हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को कमज़ोर कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को गिरा रहे हैं। तो अब दुनिया को इस बात की ज़रूरत है कि वो अपने नेचर को फिर से रीस्टोर करे। आप सोचिए रीस्टोर का क्या मतलब है। जैसे आप एनर्जी रीस्टोर कर सकते हैं, जैसे आप अपने रिसोर्स को रीस्टोर करते हैं, तो वैसे हमें एनवायरनमेंट को भी रीस्टोर करना पड़ेगा। और अगर हम अपने एनवायरनमेंट को रीस्टोर नहीं करेंगे तो फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। इस तरह की समस्या बढ़ रही है। अभी देखा होगा आपने, बीच में गर्मियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हीट वेव्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या ज़रूरत है कि जो हमारा नेचर बिगड़ चुका है उसको बैलेंस करें। मतलब एकदम आसान भाषा में समझो, रीस्टोर का मतलब बैलेंस करो नेचर को। और जब नेचर को बैलेंस करोगे तो उसमें पेड़ पौधे भी आएंगे, जानवर भी आएंगे, अदर रिसोर्स भी आएंगे। नदियों को भी बचाना है, झीलों को भी बचाना है, एनिमल्स को भी बचाना है, प्लांट्स को भी बचाना है, सबको रीस्टोर करना। तो इस पर यूरोपीय यूनियन, यूरोप में इस तरह का कदम उठाया गया, और इन्होंने एक टारगेट रखा है कि 2030 तक 20% लैंड एंड
20% सी एरिया को रिस्टोर कर देंगे। मतलब 20% आपका लैंड एरिया एंड 20% आपका सी एरिया को रिस्टोर करेंगे, एक टारगेट रखा है। और ऐसा न्यूज में खबर आई है कि यूरोप के 80% लैंड रिसोर्स मिजरेबल कंडीशन में है, बड़े मतलब पुअर कंडीशन में आ चुके हैं। मतलब अगर इन पे जल्द एक्शन नहीं लिया गया तो फ्यूचर में यहाँ स्थिति बड़ी खराब हो सकती है। तो इसीलिए ये न्यूज जो है आजकल समाचार पत्रों में देखने को मिल रहा है और उसी के लिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में रखा गया है। और काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये यूपीएससी पूछ भी सकती है, ये एनडीए सीडीएस के एग्जाम में आ भी सकता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, इसको क्यों न्यूज में सुना जाता है। और ये मत समझिए कि ऐसा यूरोप कर रहा है तो एशिया को जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी देशों को इस तरह की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि फ्यूचर में हर जगह इस तरह के खतरे देखने को मिल रहे हैं। तो आंसर आपका ये क्या हो गया, 2030 तक 20% लैंड 20% सी एरिया ये यूरोप में रिस्टोर किया जाएगा। ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा, क्योंकि वहां पे ऐसा माना गया कि 80% मतलब 80% जो लैंड रिसोर्स है ये जो है पुअर कंडीशन में आ चुके हैं। ये लैंड रिसोर्स जो है अगर नहीं बचाया गया तो ये खतरे में हो जाएंगे, समाप्त हो सकते हैं। अभी आपने देखा होगा वहां पे रसिया यूक्रेन की लड़ाई की वजह से यूरोप के कई देशों में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो फ्यूचर के लिए एक अलार्मिंग है कि अगर आप नहीं सतर्क होंगे तो फ्यूचर में और खतरे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वैभव फेलोशिप। ये पूछ रहे हैं कौन सा डिपार्टमेंट। देखो सबसे पहली बात देखो, इसमें वर्ड आया है वैभव, ठीक है। जनरली वैभव जो ये फेलोशिप लॉन्च क्यों की गई है, ये फेलोशिप एनआरआई, पीओआई, ओवरसीज ऑफ इंडियंस, इन सब के लिए लॉन्च किया गया है। इनका मतलब है कि ऐसे लोग जो इंडिया के हों और दूसरे देशों में रह रहे हों, दूसरी कंट्री में रह रहे हों और वो रिसर्च वगैरह कर रहे हों, तो उन्हें इंडिया से कनेक्ट करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। और ये प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन भी शायद यही पूछा जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस पे काफी काम किया है और इस तरह की बात 28 फरवरी को, इसी बार आपने पढ़ा होगा 28 फरवरी को साइंस डे मनाते हैं। 28 फरवरी को इस तरह की चर्चा हुई थी, इस तरह का आइडिया आया था कि हमें एक ऐसा कोई फेलोशिप लॉन्च करना चाहिए जो हमारे लोग हैं, हमारे भारतीय मूल के लोग हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, दूसरी कंट्री में रह रहे हैं और जो रिसर्च के क्षेत्र में हैं, उनको इंडिया से कनेक्ट किया जा सके। और इसमें योग्यता वही है, पीएचडी वगैरह होना चाहिए, एमफिल वगैरह होना चाहिए। इसमें एक शर्त है कि आपको साल में 1 महीने कम से कम इंडिया की हायर स्टडीज सेंटर में बिताना पड़ेगा। हायर स्टडी सेंटर मतलब जो रिसर्च वगैरह जहाँ होता है, आईआईटी वगैरह में, अदर इंस्टीट्यूशंस में। इसका मतलब अगर इस कार्यक्रम का एक लाइन में आपसे कोई मतलब पूछे तो आप कह सकते हैं विज्ञान के रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, साइंस के रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। और इसमें हम उनका सहयोग चाहते हैं जो हमारे लोग हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, जो दूसरे देशों में, जैसे आपने पढ़ा होगा कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि इंडिया में अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलने के कारण लोग दूसरे देशों में चले जाते हैं, दूसरे देशों में अपना कैरियर बनाने लगते हैं। तो सरकार चाहती है कि ऐसे लोग इंडिया से जुड़े। दूसरा इसमें यह कहा गया है कि या तो आप 3 सालों में कम से कम 3 महीने इंडिया में रहें, मतलब आपको इंडिया में रहना पड़ेगा। रहने का सेंस है उन इंस्टीट्यूशंस में, उन जगहों पर आपको समय देना पड़ेगा ताकि आपके नॉलेज का, एक्सपीरियंस का हमारा देश भी फायदा उठा सके। और इसमें क्या होगा, नॉलेज शेयरिंग होगी और नॉलेज शेयरिंग से क्या होता है, रिसर्च को बढ़ावा मिलता है। तो कुल मिला के आपका उत्तर जो है ये हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए एक प्रोग्राम है जूली लद्दाख। ये देखिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
एक्चुअली इंडियन नेवी चाहती है कि जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, जो मतलब उत्तरी भारत के लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेवी के बारे में जानें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेवी में जॉब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना कैरियर नेवी में बनाएं। इसीलिए ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है और ये लद्दाख से लॉन्च किया गया है। और इस प्रोग्राम की शुरुआत मतलब साइकिल रेसिंग से की गई है और लद्दाख के लोगों को, लद्दाख से लगे स्टेट्स को नेवी के बारे में बताना, नेवी के इम्पोर्टेंस को बताना, नेवी की कनेक्टिविटी को और मजबूत करना, तो इसीलिए इंडियन नेवी में ये चीज़ लॉन्च किया है। अच्छा, ये नॉर्थ इंडियन स्टेट को क्यों फोकस किया जा रहा है? क्योंकि देखिए हमारे आसपास तो नेवी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसा सी रीजन, बॉर्डर रीजन है नहीं जिससे हम किसी वाटर बॉडी से घिरे हैं। और नेवी कहाँ काम करती है? वाटर बॉडीज के रीजन में। तो नेवी के बारे में लोगों के अंदर एक जो क्यूरियोसिटी है उसको बताना, उनके डाउट्स को सॉल्व करना, और सबसे बड़ी बात है कि लोग अपना कैरियर, अपना जॉब नेवी में भी बनाएं, नेवी में भी जाएं। आपको पता है ना कि हमारे देश की मजबूती के लिए डिफेंस फोर्सेस का मजबूत होना कितना ज़रूरी है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो। तो इसीलिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। बाकी इसमें आपको देखो पता होगा इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, आपको पता ही होगा। इसरो जो का हेडक्वार्टर भी आपको पता होगा बेंगलुरु में है। बाकी इसमें और कोई इस तरह का नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कह रहे हैं कि हु हैज बीन अवार्डेड द गवर्नर ऑफ ईयर 2023 बाय द सेंट्रल बैंक इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल इन लंदन। मतलब लंदन में कोई पत्रिका है जिसने इसको रिसर्च करके बताया है, शोध करके बताया है, और उस पत्रिका के द्वारा इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है, दिया जाएगा, मतलब सम्मानित किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि ये कौन से? तो देखिए इसमें नाम है, आपको जो करंट में आपके गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। आपको पता होगा कि जो आरबीआई है इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन हुआ था, नेशनलाइजेशन वो हुआ था 1 जनवरी 1949, राष्ट्रीयकरण किया गया था। जब आरबीआई की स्थापना की गई थी बच्चे, तो शुरू में एक प्राइवेट बैंक था, ये मतलब ये प्राइवेट बैंक था, मतलब ये सरकारी बैंक नहीं था, एक प्राइवेट बैंक था। बाद में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया, क्योंकि ज़रूरत समझा गया कि भाई बैंक है तो इसका नेशनलाइजेशन करना जरूरी है, क्योंकि इसे आम आदमी की समझ होनी चाहिए। क्योंकि अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होगा तो वो हमेशा अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को सोचेगा, हमेशा अपने लाभ को सोचेगा। अब इन्हें ये पुरस्कार दिया क्यों गया? आपको पता होगा कि ये 2018 में, दिसंबर 2018 में इनको आरबीआई के गवर्नर के रूप में नॉमिनेट करने की बात हुई। और आपको पता है कि जो आरबीआई है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। आरबीआई कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं है। आरबीआई की स्थापना के लिए एक एक्ट आया था 1944 में, और उसी एक्ट के तहत आरबीआई को स्टेब्लिश किया गया। आरबीआई हमारे देश की मॉनेटरी पॉलिसी तैयार करती है, देश की मौद्रिक नीति यही देखती है। जो आप लोग न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे कि इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गई, शुरुआती दौर में आरबीआई भी इस पे जो है नेसेसरी स्टेप लेती है। तो इन्हें ये पुरस्कार मिला क्यों? क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के दौरान बैंकिंग सेक्टर में जो भी समस्याएं थी उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। बैंकों का घाटा, बैंक घाटे में थे, उन्हें प्रॉफिट में लाने का काम किया। आजकल जितने भी हमारे बैंक है, पब्लिक सेक्टर के बैंक, उनके सामने एक समस्या है एनपीए की। क्या? एनपीए। ये मतलब पब्लिक सेक्टर के बैंक की एक बड़ी समस्या है। थोड़ी समस्या प्राइवेट सेक्टर के लिए भी है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा जो है पब्लिक सेक्टर की है। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट, हिंदी में बोलते हैं गैर निष्पादनीय संपत्ति। होता क्या है, जैसे बैंक लोन दे दे किसी को, और मान लीजिए 180 दिनों तक, 180 डेज तक बैंक उस पैसे का ब्याज ना वसूल पाए,
इंटरेस्ट ना वसूल पाए तो बैंक की नज़र में धीरे धीरे वो एनपीए की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जहां बैंकों ने पैसा दे दिया, लोग बैंक रिकवरी नहीं कर पाया, बैंक को पैसा वापस नहीं मिला। तो इस तरह से क्या होगा, बैंकिंग सेक्टर संकट में आ जाएगा, बैंकिंग सेक्टर के पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगी। और अगर किसी देश का बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाएगा तो उस देश पे फाइनेंशियल खतरे बढ़ जाएंगे, फाइनेंशियल समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो इन चीज़ों के दौरान इन्होंने एक तो अच्छा काम ये किया, दूसरा कोविड-19 के दौरान बैंकिंग सेक्टर ने काम अपने बहुत अच्छे से किए, तीसरा आज के समय में बैंकों के सामने भी इंटरनेशनल चैलेंजेस भी आ रहे हैं, उनको भी इन्होंने हैंडल किया। तो अब आप समझ चुके होंगे कि शक्तिकांत दास को ये पुरस्कार क्यों मिला। इन्होंने इंडिया के बैंकिंग सेक्टर को सामने जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको रिजॉल्व किया, उसको सॉल्व किया और बैंकिंग सेक्टर को प्रमोट किया, बैंकिंग के प्रति लोगों में अवेयर लाया, बैंकों की कार्य प्रणाली में उनके काम करने के तरीके में बदलाव लाया, डिजिटल तरीके का चेंजेस लाया। तो यही सब काम करने के कारण शक्तिकांत दास को यह पुरस्कार मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछ रहे हैं कि अभी किस राज्य ने सीबीआई जांच को मना कर दिया, मतलब कि सहमति को रद्द कर दिया। तो तमिलनाडु ने किया है। देखिए सीबीआई कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना स्टैच्यूरी बॉडी है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई उल्लेख नहीं है कहीं पर। इसको जो भी स्पेशल पावर मिला है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के तहत, दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के तहत जो है इसे पावर मिला है 1949 में। सीबीआई जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं गृह मंत्रालय। ये एक तरह की जांच एजेंसी है, लेकिन ये कैसी एजेंसी है, डोमेस्टिक है, देश के अंदर के मामलों की जांच वगैरह ये करता है। तो और अभी आपने सुना होगा प्रवीण कुमार सूद, मैंने पहले भी पढ़ाया था, करंट अफेयर में आया भी होगा ये क्वेश्चन। प्रवीण कुमार सूद जो है अभी सीबीआई के नए डायरेक्टर जनरल्स बने हैं। सीबीआई की स्थापना जो हुई 1963 में हुई। सीबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, नई दिल्ली में। ठीक है बच्चों, बाकी और इसमें कुछ वैसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन 20 समिट। ये देखिए आजकल बच्चों, आजकल G20 की में होस्ट जो कर रहा है उसे भारत कर रहा है। आपने सुना होगा दिसंबर 2012 में भारत को प्रेसिडेंसीशिप मिली है G20 की इंडोनेशिया से। तो आप देखेंगे आजकल बड़ी मीटिंग चल रही होगी, कहीं G20 की मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, कहीं फाइनेंशियल है, कहीं टूरिज्म है ना, डेवलप मिनिस्टर्स है, बहुत सारी मीटिंग्स होती रही हैं। आजकल आप न्यूज़ में इस तरह की खबरें सुनते भी होंगे। तो G20 के अंदर एक विंग है वुमेन 20। क्या है, वुमेन 20। तो देखिए इसका नाम ही है वुमेन 20, तो सीधा सा मतलब है महिलाओं से रिलेटेड है। इसमें इस बात पे फोकस किया जा रहा है कि महिलाओं का एम्पावरमेंट कैसे करें, महिलाओं का पार्टिसिपेशन वर्किंग पॉपुलेशन में कैसे बढ़ाया जाए, हमारे जो जेंडर गैप चल रहे हैं उसको कैसे दूर किया जाए, और भी जो समस्याएं हैं महिलाओं के साथ। देखिए आपको पता है अगर महिलाएं फाइनेंशियली मजबूत होंगी तो लीड भी कर सकती हैं, कंपनी भी चला सकती हैं, घर परिवार भी चला सकती हैं, समाज को भी दिशा दे सकती हैं, डायरेक्शन दे सकती हैं। तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट 2015 में G20 का कॉन्फ्रेंस हुआ था टर्की में। कहाँ हुआ था, टर्की में, तुर्की में। तो G20 के कॉन्फ्रेंस में इस तरह का कॉन्सेप्ट आया था। 2015 में पहली बार इस तरह का कॉन्सेप्ट आया था कि G20 के अंदर W20 होना चाहिए। उसके बाद से ये मीटिंग होने लगी अलग अलग जगह। तो अब क्वेश्चन है कि ये वुमेन 20 समिट कहाँ पर हुई। तो ये बेटा देखो तमिलनाडु में एक जगह है महाबलीपुरम, सुना भी होगा मंदिर। तो महाबलीपुरम में ये मीटिंग हुई है। तो क्वेश्चन आपका यही था कि विच स्टेट द होस्ट ऑफ वुमेन 20 समिट इन इंडिया, है ना। तो कौन सा, तो आंसर आपका हो गया तमिलनाडु।
बाकी ये चीज़ें आपको बता ही दिया। टर्की में इस तरह का कॉन्सेप्ट पहले आया था। W20 या वुमेन 20 का मतलब हो गया महिलाओं से रिलेटेड जो भी इशू है इंटरनेशनल लेवल पे उसको रिजॉल्व करना और उनके बीच में जो भी रिफॉर्म हो सकता है, सुधार हो सकता है, उनको करना, ये सब इसमें बेटा शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको जानने से पहले एक वर्ड आता है मिशन कर्मयोगी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको अंग्रेजी में भी यही बोलेंगे मिशन कर्मयोगी, हिंदी में भी यही बोलेंगे। ये लॉन्च क्यों किया गया? देखिए आपने सुना होगा भारत में ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट्स, देखो बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे सरकारी सर्विसेज होती हैं, उनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन किया जाए, उनके बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। मोदी जी को कई बार ये लगा, ये नई दिल्ली में इनाग्रेट किया गया है, होस्ट किया गया है, पीएम मोदी ने इसको किया है। पीएम मोदी ये जानना चाहते हैं, उनके दिमाग में ये बात है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो जितना इफिशिएंट होना चाहिए वो नहीं है। उन्होंने कई बार ये बात बोली भी है कि इसका ये मतलब नहीं कि उनमें इफिशिएंट की क्वालिटी नहीं है, वो उतने योग्य नहीं है। उनका ये मानना है कि इफिशिएंट इसलिए नहीं है कि उनमें बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इस तरह का कॉन्क्लेव पहली बार भारत में हुआ। देखिए लिखा है फर्स्ट ट्रेनिंग, राष्ट्रीय प्रशिक्षण। अब देखो बेटा ट्रेनिंग सबका होना चाहिए भाई, ट्रेनिंग हमारा भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए। ट्रेनिंग के अंतर्गत हमें अपनी कमियां पता चलती हैं, हमें अपने सुधार पता चलते हैं कैसे करना है, और हम बेटर ओरिएंटेशन की तरफ और जाते हैं और अच्छे कदम की तरफ बढ़ते हैं। तो मोदी जी के ये डिजायर है कि इस स्कीम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके अंतर्गत आप ब्यूरोक्रेट से रिलेटेड, सरकारी कर्मचारियों से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या को जान सकते हैं और उन पे एक्शन भी लिया जा सकता है। इसीलिए देखिए इसका नाम क्या लिखा गया है, कर्मयोगी, कर्मयोगी होना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग जो है ये नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव हुआ है और इसका उद्घाटन, इसका शुरुआत, इसकी मेजबानी करने वाला शहर न्यू दिल्ली है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मिशन कर्मयोगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आपको इसमें और भी ध्यान रखना है, एक चीज और आपको नोटिस करना है, इसका जो उद्देश्य है, टारगेट है, सरकारी कर्मचारी चाहे बड़े स्तर का हो चाहे छोटे स्तर का हो, उनके बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन करने के साथ साथ उन्हें इफिशिएंट बनाना, उन्हें और ज़्यादा इफिशिएंट बनाना, जिससे देश के लिए वो काम आ सके, देश के लिए वो बेहतर रिसोर्स बन सके, ऑप्टिमम रिसोर्स बन सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए 2023 में कह रहे हैं कि किसे बीएसएफ का, आपको पता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक पैरामिलिट्री फोर्स है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना दिसंबर 1965 में हुई फर्स्ट। और आपको पता है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ये दो बॉर्डर के लिए बनाया गया है, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए ये फोर्स बनाई गई है। आपने पढ़ा होगा कि हमारे देश का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ भी लगता है, बांग्लादेश के साथ भी लगता है। आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो सबसे लंबी बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ है। आपने पढ़ा होगा जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, लैंड बाउंड्री, टेरेस्ट्रियल बाउंड्री, वो आपका किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन अभी बने हैं इनके हेड, तो ये बने हैं नितिन अग्रवाल। अच्छा बीएसएफ का कॉन्सेप्ट कब आया? आपने पढ़ा होगा कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध के बाद से ये जरूरत महसूस की गई, उस युद्ध में एक कमी देखी गई कि जो राज्य की पुलिस होती है, जो स्टेट की पुलिस हुई, वो उतना बेहतर काम नहीं कर पाई।
जो चाहिए, मतलब जो बेहतर आउटपुट आना चाहिए था वो बेहतर आउटपुट नहीं दे पाई। तो सरकार को लगा कि हमारे पास एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए, एक ऐसी पुलिस बल होना चाहिए, ये भी एक तरह का पुलिस बल है बेटा, ये भी एक पुलिस बल की तरह काम करता है। तो ऐसा पुलिस बल होना चाहिए जो हमारे बॉर्डर एरिया को सुरक्षित कर सके, उनकी सुरक्षा और अच्छी हो, ताकि हमारे बॉर्डर एरिया से किसी तरह की ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे हमारे देश को कोई खतरा हो। तो ये नितिन अग्रवाल जी को बनाया गया है, आईपीएस हैं, आईपीएस कैडर के अफसर हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका यही था, 1 दिसंबर को बना, 1965 में बना, पाकिस्तान युद्ध के बाद ये आइडिया आया। हाँ, बीएसएफ जो काम है मेनली पाकिस्तान और इंडिया के, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर के रिगार्डिंग सेफ्टी करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आदिवासी लेखकों के लिए पहला ट्राइबल राइटर्स होस्ट किया गया है, तो आपको पता है जम्मू कश्मीर में किया गया है ये। आदिवासी लेखक, आपको पता है ट्राइब हमारे देश के जो प्राचीन लोग हैं, सबसे पुराने लोग हैं, जो हमारे देश की नेशनल हेरिटेज हैं, कल्चर हैं, संस्कृति की तरह हैं, विरासत है हमारे देश की। तो उनको, उनके अंदर लेखन शैली, यंग बच्चे जो हैं उन ट्राइब कम्युनिटी के, उनको एक अच्छे लेखक के रूप में प्रमोट करने के लिए इस तरह का सम्मेलन जम्मू कश्मीर में होस्ट किया गया है। और आपको पता है जम्मू कश्मीर 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को भारत में एक यूटी स्टेट बना, और ये एक ऐसा यूटी स्टेट बना जो हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसके पास क्या होगी, विधानसभा होगी। हालांकि अभी विधानसभा यहाँ बनी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में विधानसभा यहाँ बन जाएगी। जैसे अभी आप पढ़ेंगे कि अभी तक दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये दो ऐसे यूटी स्टेट है जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। फ्यूचर में आपका जम्मू कश्मीर भी हो जाएगा, तो इस तरह से संख्या कुल 3 हो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल 2 है। पूछा भी जाता है कि राष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन से यूटी स्टेट के विधायक भाग लेते हैं, तो दिल्ली है, पुडुचेरी। फ्यूचर में ये भी हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, तो इसका उत्तर जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेयोन ज्वालामुखी ये रिसेंटली एक्टिव हुआ है, तो ये पूछा जा रहा है किस देश में है। तो देखिए ये फिलीपींस में एक आइलैंड है लूजोन, ये आइलैंड है बच्चे, उसी आइलैंड पर ये जो है ज्वालामुखी एक्टिव है। तो रिसेंटली ये न्यूज में रहा, तो इसीलिए करंट अफेयर में रख दिया गया। यहां से बच्चों करंट अफेयर का एक क्वेश्चन भी बन सकता है, इसके अलावा ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मेयान ज्वालामुखी किस कंट्री में, कहां पे लोकेट करती है। बाकी देखिए जापान के बारे में आपको पता है, रिंग ऑफ फायर से लगा हुआ है, भूकंप की पेटी में पड़ता है, भूकंप के, सुनामी के एक्सपीरियंस ज़्यादा करता है। इंडोनेशिया के बारे में भी आपको पता होगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा आइलैंड यहीं पर है, और इंडोनेशिया में भी काफ़ी ज्वालामुखी एक्टिव है। यहाँ की राजधानी आपने जकार्ता सुना होगा, जकार्ता को कई बार इस तरह के खतरे महसूस हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, आइलैंड भी है। फिलीपींस उत्तर है आपके क्वेश्चन का, फिलीपींस भी पैसिफिक ओशन से लगा हुआ है। ये देखिए इसमें 3 देश दिए हैं आपका, इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस। तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें रिंग ऑफ फायर आएगा, सरकम पैसिफिक बेल्ट आएगा एक वर्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं परिप्रशांत महासागरीय मेखला। तो ये सब उसी रीजन में पड़ते हैं देश, इसको आप देख सकते हैं। तो यहां से आपका ज्योग्राफी का भी एक क्वेश्चन बन सकता है, उत्तर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत में G20, देखिए फिर आ गया ना G20 से रिलेटेड, विच सिटी होस्टेड G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर मीटिंग इन इंडिया। तो इसके अभी हुआ है लेटेस्ट में वाराणसी में, ये जी डेवलपमेंट मिनिस्टर की मीटिंग हुई है, होस्ट करने वाला शहर जो है आपका वाराणसी है। तो मैंने आपको क्या बोला कि आजकल G20 से रिलेटेड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस बहुत सारे चल रहे होंगे, है ना, तो उस पर क्वेश्चन बनता रहता है, तो वही यहाँ पे रखा गया। बाकी आपको पता है G20 जो है डेवलप एंड डेवलपिंग दोनों प्रकार के
देश इसमें आते हैं। G20 का फॉर्मेशन जो हुआ था 99 में हुआ था। G20 की मीटिंग होती रहती है, एनुअल मीटिंग होती रहती है, तो उसी एनुअल मीटिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले जो 2022 में G20 की मीटिंग हुई थी वो इंडोनेशिया में हुई थी। G20 की प्रेसिडेंसी जो मिली, अध्यक्षता मिली थी हमें, वो इंडोनेशिया से मिली थी। तो एक क्वेश्चन आपको बन सकता है, पूछा भी जा सकता है कि भारत को जो G20 की प्रेसिडेंसी शिप मिली थी वो कौन से देश से मिली थी? इंडोनेशिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आरबीआई। यहाँ देखिए फिर आरबीआई के बारे में क्वेश्चन है। देखिए आरबीआई हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है सॉरी, केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। ये देश में बैंकिंग सिस्टम को पूरा रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हो या पब्लिक सेक्टर के हो, किसी भी सेक्टर के बैंक हो, वो आरबीआई से रेगुलेट होते हैं। तो आरबीआई जो फॉरेन करेंसी होती है उस पर भी अपना रिजर्व रखता है, नजर रखता है। आपको पता है आरबीआई के पास पेपर करेंसी इशू करने का राइट्स है, क्वाइंस इशू करने का राइट्स है। आपको पता होगा कि आरबीआई ही पॉलिसी बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हिंदी में मौद्रिक नीति कहते हैं, और उसी मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग देश के बैंकिंग सिस्टम काम करते हैं। तो अभी आरबीआई ने लेटेस्ट में एक डिसीजन लिया है कि विदेश में, यहाँ देखिए अंग्रेजी में लिखा है, आरबीआई डिसाइडेड टू परमिट बैंक्स टू इशू विच टाइप्स ऑफ कार्ड्स अब्रॉड, मतलब विदेशों में किस तरह के कार्ड को जारी करने का निर्देश दिया है, निर्णय लिया है। तो यहाँ देखिए रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड को उसने बोला है कि ये विदेशों में एक्सेप्ट होंगे। जनरली रुपे कार्ड फॉरेन करेंसी में एक्सेप्ट नहीं होता था, तो अभी हाल ही में सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इस तरह का एक कार्ड हम इशू करते हैं जो दूसरे देशों में भी होंगे, क्योंकि यहाँ देखो विदेशों में, ठीक है। बाकी आपको अभी पिछले भी क्वेश्चन में बताएगा, आरबीआई 1 अप्रैल 1935 बनी। आरबीआई का जो अकाउंटिंग ईयर होता है, लेखांकन वर्ष जो होता है, वो आपका 1 जुलाई से 31 जून, 1 जुलाई से 31 जून। और जो फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर जिसको हिंदी में वित्तीय वर्ष कहते हैं, ये आपका अप्रैल से मार्च तक। ये सब जीके टाइप के क्वेश्चन है जो किसी और एग्जाम में, जैसे नेवी वगैरह का एग्जाम देते हैं, वाई ग्रुप, एसएससी वगैरह, तो उसमें भी आपको आ सकता है। तो ये फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च, अकाउंटिंग ईयर लेखांकन वर्ष जुलाई टू जून, ध्यान रखना। बाकी ये आपको पिछले क्लास में बता दिए, अब लास्ट क्वेश्चन में बताया था। ये क्वेश्चन है यूनेस्को के बारे में। देखिए यूनेस्को एक संस्था है, आपको पता है ये 1945 में बनी, नवंबर में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। देखिए इसके नाम में यूएन का मतलब तो सभी को पता होगा, यूनाइटेड नेशन। ई मतलब एजुकेशनल, एस मतलब साइंटिफिक, सी मतलब कल्चरल। देखिए मैं इतना तरीके से आपको बता रहा हूं कि यही याद हो सकता है। ESC एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल, ये 3 वर्ड हैं। तो यानी यूनेस्को इन तीनों के लिए काम करता है, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल। लेकिन क्वेश्चन यहाँ कुछ और है। यहाँ कह रहे हैं कि यूएसए जो है इसे ज्वाइन करेगा दोबारा से। देखिए इसके बारे में एक थोड़ी सी कहानी है। देखिए 1984 में यूएसए जो है, यूएसए के प्रेसिडेंट थे रीगल, उन्होंने ये निर्णय लिया कि यूएसए यूनेस्को को छोड़ देगा, मतलब वहां से छोड़ दिया, यूनेस्को की मेंबरशिप छोड़ दिया। पहली घटना तब हुई। 2003 में यहाँ के प्रेसिडेंट बने जॉर्ज बुश, उन्होंने निर्णय लिया कि यूनेस्को इसको दोबारा ज्वाइन करेगा, मतलब यूनेस्को को अमेरिका दोबारा ज्वाइन करेगा। मतलब कोई ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहले अमेरिका पहले भी कर चुका है इस तरह का ड्रामा। फिर 2011 में क्या हुआ, यूनेस्को पे आरोप लगा कि ये फाइनेंशियली मदद नहीं कर रहा है यूनेस्को की, मतलब यूनेस्को को जो फंड वगैरह प्रोवाइड करना है वो ये मदद नहीं कर रहा है। 2011 में ये इस पे आरोप आया, सस्पेंड कर दिया गया।
यही से यूनेस्को और अमेरिका के रिश्ते खराब होते गए। मामला 2017 में तब उठा जब यूनेस्को ने फिलिस्तीन, एक देश है जिसको अंग्रेजी में पैलेस्टाइन कहते हैं, उसको अपने लिस्ट में शामिल कर लिया, ऑब्जर्वर कंट्री का दर्जा दे दिया, और अमेरिका इसके अगेंस्ट था। वहां पे पॉलिसी जो आई वो आई यूएसए एंड इजराइल की। तो आपको पता होगा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच रिलेशन अच्छे नहीं है। अमेरिका का जो झुकाव है वो इजराइल के प्रति ज्यादा है। अमेरिका का झुकाव इजराइल के प्रति ज्यादा था। अमेरिका ने आरोप लगाया यूनेस्को पर कि आप जो इजराइल के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। उसी समय अमेरिका और इजराइल ने निर्णय लिया कि हम यूनेस्को की सदस्यता छोड़ रहे हैं। फाइनली इन्होंने आई थिंक 2018 में छोड़ दिया, दोनों ने साथ छोड़ा। फिर अभी बाइडेन वहां के प्रेसिडेंट बने, ट्रंप के समय में यह घटना हुई। निर्णय ये लिया गया कि अब हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे और इसको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे, और इन पे $600 मिलियन का मतलब बकाया भी है कि इन्होंने यूनेस्को को पे नहीं किया, वो भी पे करेंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कब तक, तो ये जुलाई 2023 तक ज्वाइन करेंगे। देखिए लिखा है ना, द यूनाइटेड कल्चरल, उसके कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को ये 2023 तक ज्वाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो और कितना नहीं दिया जा सकता, नहीं तो और ज़्यादा वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की है। ये बेटा इकोनॉमिक्स में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, उसके अंतर्गत ये सब आते हैं। तो अभी हाल ही में भारत ने ये यूएई के साथ किया है, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए एक्स एक्वेरियन, ये देखिए एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो पूछा जा रहा है कि इंडिया ने किस देश के साथ किया है, मालदीव के साथ। तो ये बेटा अभी ये जो एक्सरसाइज हुई है उत्तराखंड में एक जगह है चौबटिया, वहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। तो यहां से एक क्वेश्चन ये बन सकता है, मतलब ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। और इस तरह की एक्सरसाइज 2009 से चल रही है भारत और मालदीव के बीच में। और ये कैसी एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो इस पे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। और यहां पे श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, फ्रांस के साथ भी कई सारी एक्सरसाइज होती है, एक उसमें से शक्ति, जापान के साथ धर्म गार्जियंस, ये सब इन देशों के साथ है। तो उत्तर हमारा मालदीव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन पीस प्राइज अवार्ड किसको मिला है, किस आथर को। तो आपने सलमान रश्दी का नाम सुना होगा। इसमें देखिए जितने भी नाम है, चेतन भगत, अरुंधति राय, अमीश त्रिपाठी, ये सब अपने क्षेत्र के अच्छे लेखक हैं, अच्छे लेखक हैं। तो अब सबके बारे में तो इतना जानने की, मतलब इनकी जो बुक्स वगैरह आती हैं बच्चे, उनको आपको याद होना चाहिए, उनको आपको पढ़ते रहना चाहिए, उन पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये मिला है इनको आपका सलमान रश्दी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट मेल फुटबॉल प्ले 200 इंटरनेशनल मैच। आपने पढ़ा होगा क्रिस्टीना रोनाल्डो को, ये 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले बन गए। ये अब तक 123 गोल कर चुके हैं, 123 गोल। इनके बारे में एक और रिकॉर्ड है, 5 अलग अलग विश्व कप में ये गोल कर चुके हैं, 5 अलग अलग वर्ल्ड कप में, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। लियोन मेसी के बारे में भी जानते होंगे, ये भी फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के, और इन्होंने ये रिकॉर्ड जो बनाया है, ये रिकॉर्ड जो इन्होंने बनाया है
आइसलैंड के खिलाफ बनाया है। ठीक है ना, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका बी। 200 123 गोल कर चुके हैं 5 अलग अलग वर्ल्ड कपों में, इन्हें ये पुरस्कार गोल करने का लक्ष्य, ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए पूछा जा रहा है कि इन विच कंट्री इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड। तो देखिए ये यहां पर नाम लिखा है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, ये देखो मंगोलिया में हो रहा है बेटा, और ये यूएसए के सहयोग से और मंगोलिया के सहयोग से हो रहा है, और ये यूएन पीस आर्मी सुना होगा ना, उसके लिए कंडक्ट किया जा रहा है, पीस आर्मी। और इसमें जो भारत की तरफ से भाग लिया है वो गढ़वाल राइफल्स ने भाग लिया है, गढ़वाल राइफल्स ने। तो उत्तर हो गया मंगोलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु इज द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्समैन टू विन मेडल इन एशियन चैंपियनशिप। तो ये है भवानी देवी, तलवारबाजी में इन्होंने पदक जीती है, हालांकि इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक और इसमें बता दें, इन्होंने जापानी खिलाड़ी को क्वार्टर फाइनल में हराया था, बट ये सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी से हार गई थी, तो इसीलिए इन्हें सिल्वर मेडल ना मिलके इन्हें कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। तो ऐसा मेडल जीतने वाली ये भारत की पहली तलवारबाज है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने 60 फुट में राष्ट्रीय एशियाई रिकॉर्ड बनाए हैं। तो ये हैं तेजेंद्र सिंह तूर जो है इससे रिलेटेड। INS कृपान, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, मतलब भारत ने डिप्लोमेटिक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, अपने कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ने INS कृपान किस कंट्री को दिया है उपहार में। तो दिया है वियतनाम को। क्यों दिया है, चाइना पे नजर भारत को रखना है। तो अगर चाइना हम पे नजर रखने के लिए हमारे पड़ोसी देशों को मदद करता है, तो डिप्लोमेटिक वे में हमें भी करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हमने वियतनाम की मदद की है। और ऐसा इंटरनेशनल रिलेशन में होता रहता है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। इस तरह के संबंध, इस तरह के बाइलेटरल रिलेशंस दो देशों के बीच में चलते रहते हैं। जैसे जब हम लोगों ने ब्रह्मोस बनाया था, तो हमने ब्रह्मोस पहली बार फिलीपींस को दिया था। ये क्वेश्चन एनडीए में आया था, जब ये क्वेश्चन चर्चा में था उस समय करंट अफेयर में रखा गया था, पेपर में पूछा भी गया था। तो ऐसे ये क्वेश्चन है, किस देश को उपहार में दिया है, तो वियतनाम को। बाकी आपको पता ही है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश ही है, भूटान ही है, श्रीलंका को आपको पता ही है ना। बांग्लादेश से हमारी सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री लगती है। भूटान में भारत जो है सैटेलाइट सेंटर बनाया है, पढ़ा होगा, सैटेलाइट सेंटर भूटान में भारत ने बनाया है, इसरो के द्वारा बनाया गया है, ताकि सैटेलाइट वगैरह में हम भूटान की मदद कर सकें। श्रीलंका को अभी जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी थी श्रीलंका में, आपने सुना होगा, कुछ महीने पहले की बात है, तो भारत सरकार ने उन्हें लोन वगैरह दिया था, कुछ मदद भी की थी, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया था। तो आंसर आपका वियतनाम। अगला क्वेश्चन है 37 एडिशंस गेम, मतलब 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा, गोवा में होगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26। देखिए पूछा गया है न्यू चीफ रिसर्च एनालिसिस विंग, मतलब कौन बनाए गए हैं। तो देखिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग क्या है, एक खुफिया एजेंसी है, लेकिन ये बच्चों डोमेस्टिक के लिए नहीं है, ये दूसरे देशों के लिए, और ऐसा सभी देश के पास है। भाई अगर आप सोचो इतना बड़ा देश आपको चलाना है, तो आप के पास जानकारी होनी चाहिए कि दूसरे देशों में भी क्या चल रहा है। देश चलाना, देश के अंदर क्या हो रहा है, उसके लिए भी जानकारी होनी चाहिए। तो हर देश में इस तरह के इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं,
तो उसी के क्रम में हमारे यहाँ रा है, इंडिया में रा रिसर्च एनालिसिस विंग्स। तो इसके जो नए चीफ बनाए गए हैं, नए प्रमुख के रूप में जिसकी नियुक्ति की गई है, वो रवि सिन्हा है। ये आपके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा से हैं, और इन्हें बनाया गया। तो अब इस एजेंसी का काम क्या है? इस एजेंसी का काम ये है कि भारत सरकार को दूसरे देशों के बारे में भी जानकारी देना। हालांकि ये लीगल नहीं माना जाता है, खुफिया जासूसी करना लीगल नहीं है, इलीगल है, बट ऐसा सभी देश करते हैं। अपने देश में सभी देश इस तरह की एजेंसी रखते हैं। हमारे देश में क्या चल रहा दूसरा देश भी सोचता होगा ना, वो भी तो नज़र रखता होगा। तो ये काम है इसका, आपका मतलब रा का। तो अभी लेटेस्ट में इन्हें जो है नियुक्त किया गया है, और इसका पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है बच्चों। अगला है भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन। मतलब अब कबड्डी में का भी लीग शुरू हो गया। तो इसका इनॉग्रेशन कहाँ हुआ? दुबई में। कहाँ हुआ है? दुबई। चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी G20 वर्किंग ग्रुप। फिर देखिए G20 का आया, लेकिन ये क्या आया? वर्किंग ग्रुप। वर्किंग ग्रुप मतलब एजुकेशन वर्किंग ग्रुप, शिक्षा पर। इस कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? पुणे में। बस, इसमें और कुछ है ही नहीं। अगला क्वेश्चन, 100 वर्ष पूरे, ये अच्छा क्वेश्चन है। 100 ईयर्स पूरे होने पर गोरखपुर में क्या है? गीता प्रेस। इसके 100 साल पूरे हो गए 2023 में। इसको किसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पूछा जा रहा है को पुरस्कार कौन है? तो ये है बेटा गांधी पीस प्राइज। गांधी पीस, मोदी जी ने इस पे बोला भी है कि हमारे सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में, सनातन संस्कृति को संरक्षित करने में, प्रिजर्व करने में, बचाने में गीता प्रेस का बहुत बड़ा रोल है, और इसीलिए उसको चुना गया। और देखिए, जब कोई पुरस्कार गांधी जी की नाम पर होगा तो सिंपल सी बात है, उनके विचारधारा पर होगा, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले पे होगा, उनके जो एथिक्स थे अपने, उनकी जो गार्डियन प्रिंसिपल थे, उस पे ये होंगे। तो इसीलिए इसका उत्तर गांधी। इसमें एक वर्ड आया है पुलिटिजर प्राइज, ये बताना जरूरी है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। 1917 में स्थापित हुआ, 1917 में। तो जब भी पेपर में पूछा जाए कि पुलिटिजर प्राइज किसके लिए दिया जाता है, तो ध्यान रखना जर्नलिज्म, पत्रकारिता, जर्नलिज्म, पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर आप अच्छा काम करते हैं, अच्छा वर्क करते हैं, तो उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार यूएसए बेस है, यूएसए से स्थापित किया गया पुलिटिजर प्राइज। ध्यान रखना ये भी है। लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, गांधीयन पीस प्राइज। ये देखिए नेहरू मेमोरियल म्यूजियम बनाया गया था नेहरू जी की डेथ के बाद 1964 में। अब ये कह रहे हैं कि इसका नाम क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। तो इसका नाम क्या कर दिया गया? पीएम मेमोरियल म्यूजियम लिबर्टी सोसाइटी। मतलब नेहरू की जगह क्या कर दिया गया? पीएम में। तो ये 1964 में बनाया गया था, लेकिन अब 2023 में इसको रीनेम कर दिया गया पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लिबर्टी सोसाइटी। अब देखिए, हालांकि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे आपको लगेगा करे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब कभी काल बच्चा सोचता रहे ये सब थोड़ा पूछेंगे पेपर में, बट पूछते हैं बेटा। तो ये आंसर है बेटा मिजोरम। बाकी ये आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में के सारे हैं, केरल को छोड़ के। और आपको पता होगा आजकल नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर की काफ़ी टेंशन चल रही है, मणिपुर में काफ़ी स्थिति खराब चल रही है, इंटरनेट सर्विसेज वगैरह बंद की गई है, वहाँ की जो सेवाएं हैं, घरेलू सेवाएं, वो सब काफ़ी मतलब बदहाली में है। और वहाँ दो कम्युनिटी के बीच में टेंशन बढ़ी, और उसी का परिणाम है कितना बड़ा जो है वहाँ पे स्थिति वो हो गई। वहाँ पे स्थिति 365 यूज करने की बात आ गई थी,
आर्टिकल, और आर्टिकल 356 भी आप जानते होंगे। 365 में भी कुछ इस तरह की बातें लिखी गई हैं कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर वगैरह सही से नहीं यूज करते हैं तो उसके लिए भी एक्शन लिया जा सकता है। 356 में आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति शासन है। इसके अलावा आर्टिकल 355 सेंटर को राइट्स भी देता है कि आप स्टेट को प्रोटेक्ट करें, उसकी सुरक्षा रखें। तो आंसर आपका मिजोरम है। अगला 2 दिवसीय 2 डे साइंस कॉन्फ्रेंस बीइंग ऑर्गेनाइज भोपाल। ये कहाँ पर हुआ है? भोपाल में हुआ है, बाकी इसमें और कुछ नहीं बेटा। इन विच कंट्री, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक वर्ड यूज किया गया हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल का मतलब है कि ये 2 देशों में होगा यहां, या ऐसे समझिए मिश्रित मॉडल, मिक्स। तो पूछ रहे हैं कि किन 2 देशों में होस्ट किया जाएगा, तो श्रीलंका एंड पाकिस्तान। ठीक है, अभी आपने सुना होगा पाकिस्तान में सिक्योरिटी के रीजन को लेकर बड़ा न्यूज में खबर था कि वहां पे आयोजन होस्ट करने को लेकर बड़ी क्वेश्चन उठ रहे थे। कई सारे देशों ने ऑब्जेक्शन भी उठाया था। तो फाइनली ये निष्कर्ष लिया गया कि कुछ मैच पाकिस्तान में कराए जाएंगे, कुछ श्रीलंका में कराए जाएंगे। ज़्यादातर मैच श्रीलंका में होंगे, फाइनल भी श्रीलंका में ही होगा, है ना। अभी अगस्त में ये होगा स्टार्ट। तो उसी को लेकर ये क्वेश्चन आया और उसी को लेकर ये वर्ड न्यूज़पेपर में आया है चर्चा में, हाइब्रिड मॉडल। तो आंसर आपका श्रीलंका एंड पाकिस्तान 2 देशों में होगा, इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। विच गवर्नमेंट प्लानिंग टू द नोरा देही एंड दुर्गावती सेंचुरीज टाइगर रिजर्व बनाए जा रहे हैं वो, और ये इस स्टेट के 7th टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है ना। वैसे तो इस समय इंडिया में 53 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। आई थिंक ये दोनों बनेंगे तो 55 तक हो जाएंगे। 53 टाइगर रिजर्व लगभग हो चुके हैं। आपने पढ़ा होगा ना, टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1973। और आपने सुना होगा यही एमपी में कूनो नेशनल पार्क है, जहां पर चीता आया था नामीबिया से मोदी जी के बर्थडे पे 17 सितंबर 2022 को। बाद में भी आए थे। तो कह रहे हैं कि किस राज्य में ये हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा इशारा किसकी तरफ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क बहुत ज्यादा हैं। आई थिंक 9 नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे। और आपको पता होगा एरिया में फॉरेस्ट सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है। ठीक है। बाकी और इसमें यूपी आपको पता है मैक्सिमम पॉपुलेशन स्टेट्स। अरुणाचल प्रदेश को सनराइज स्टेट्स कहते हैं। सबसे पहले सनलाइट अरुणाचल प्रदेश में। महाराष्ट्र पॉपुलेशन में 2nd नंबर पर है। लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें यूपी में हैं, 2nd नंबर पे महाराष्ट्र। ये बेसिक फैक्ट्स थे, ये आपको बता दिए। तो अब समझ गए होंगे प्रोजेक्ट टाइगर क्यों लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया? टाइगर को बचाने के लिए। यहां देखिए लिखा है टाइगर और चीता अलग अलग है, एक मत समझ लेना। ठीक है। और कूनो नेशनल पार्क जो अभी बताया था ये एमपी में है, जहां पे चीता आया था। यहां पे कूनो रिवर भी है, कूनो रिवर भी है, उसी के नाम पर है ये। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो ये रहा आपके करंट अफेयर की सीरीज का 34 मतलब 40 सीरीज में 34 क्वेश्चन थे। जितना भी हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग लगा बच्चों, जो भी पॉइंट हमें लगा हमने आपको बताया है। आप लोग प्लीज़ इसे देखें, लाइक करें, शेयर करें और इनके नोट्स भी बनाते रहें। फ्यूचर में किसी भी एग्जाम में आप अपीयर होंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, ये आपको जरूर मदद मिलेगी बेटा। आपको पता है ना कि करंट अफेयर्स को रटना भी पड़ता है, याद भी करना पड़ता है, लर्न भी करना पड़ता है। हर चीज इतना आप डीप में भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको तो जनरल नॉलेज के बेस पे पढ़नी है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग प्लीज़ इसको देखें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका आप प्रॉफिट भी लें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसका लाभ भी हो। ठीक है, आपको आने वाली किसी भी परीक्षा में ये काम आएंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद।
Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.